आज की जो क्वेश्चंस है काफी मतलब माइंड घुमा देंगे आपके, ऐसे क्वेश्चंस है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिए एवरीवन। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। मॉड्यूल ए और यूनिट अगर मैं कहूं तो हमारा जो यूनिट 2 है उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं कि एज पर द सब सेक्शन 2E ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। हम सभी लोगों को पता होगा कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात होगी तो फेमा आएगा, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन होती हैं मींस, यानी दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट एंड द सेकेंड वन विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो आपको बताना है रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट में कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहला कहता है which alter the assets and liability including contingent liability outside India of a person residence in India, और कोई भी वैसी assets liability in India of a person residence outside India means हम यहां रहें या हम देश के बाहर रहें, दोनों के लिए, ठीक है। ओके, दूसरा कहता है ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड द पेमेंट connected to trade, interest on loan and income on investment, expenses connected to travel, family maintenance, medical treatment। तीसरा कहता है बोथ एंड फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। तो हम सभी लोगों को पता होगा कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट। जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट में। जब भी हम बात करते हैं ट्रेड को लेकर, है ना, ट्रेड को लेकर, वो सारा किस में आता है, करंट अकाउंट में। तो जो पहला लिखा है 1 नंबर में ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा लिखा है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो आंसर दे रहा है ये दे रहा है आपको करंट अकाउंट के लिए। ये किसके लिए है, करंट अकाउंट के लिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, ओनली वन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सेक्शन सब सेक्शन है फेमा 2, वो बेसिकली अगर मैं कहूं कि आपका जो करंट अकाउंट है, ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट, है ना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, पेमेंट कनेक्टेड टू द ट्रेड। याद रखना जब भी ट्रेडिंग की बात होगी तो वो सारा किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने लोन दिया है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस कनेक्टेड टू ट्रेवल, फैमिली मेंटेनेंस, जो हम जाते हैं किसी पर्पस के लिए, हम देश के बाहर जा रहे हैं, कोई हमारे देश में आ रहा है, वटेवर वो कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ये सारा काउंट होगा आपका करंट अकाउंट में। और ये जो भी गाइडलाइन है एज पर द वो फेमा के तहत काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप सभी लोगों को आंसर देना है प्लीज। और मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगा, एक बार जरा सेशन को जरूर लाइक करिए एवरीवन, मिनिमाइज करके। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके पास सारे वो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम से पहले जो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत वेटेज मिलेगा रिवीजन पर्पस के लिए, है ना। चलिए, कहता है अगर कोई पर्सन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन में सेल या ड्रॉ, या तो खरीदना या तो बेचना, फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ए फॉरेन ऑथोराइज पर्सन, किसी ऑथोराइज पर्सन से, फॉर ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच आर परमिसेबल, ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं परमिसेबल है, एंड द लिमिट अप टू विच सच ट्रांजैक्शन आर परमिसेबल एज पर द एक्सटेंड रेगुलेशन अंडर विच एक्ट। पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा,
या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं करेंसी को खरीदना हो, करेंसी को बेचना हो, हम करेंसी कहीं ले जा रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी अगर होता है, तो याद रखिएगा हम सभी लोगों से कहते हैं कि आपको जो सेगमेंट होगा वो हमेशा काम करेगा, विच इज कॉल्ड फेमा, विच इज कॉल्ड फेमा 1919, यानी आंसर जो हमारा होगा वो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला सभी लोगों को आंसर करना है, पार्टिसिपेट, एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है टू सिक्योर कंप्लायंसेस, टू सिक्योर कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन दिस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गिव टू द ऑथराइज्ड पर्सन any direction with regard to making payment from doing any act related to foreign exchange or foreign security with regard to furnish such information with regard to failure, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, फेल्यूर होते हैं तो to furnish such information or filling any return impose penalty, तो आपको वो पेनाल्टी कितनी लगती है, which may extend to what, एंड इन केस ऑफ, अगर आपने वो पेनाल्टी, आपने वो गलती बार बार दोहराई, कंटिन्यू कॉन्ट्रावेशन, तो विथ एन एडिशनल पेनाल्टी आपको लगेगी, विच में एक्सटेंड टू व्हाट, यानी मान लो कोई फॉरेन एक्सचेंज का कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, तो आपने उसको फॉलो नहीं किया और आप पे लगेगी पेनाल्टी, तो पहले तो ये बताना है कि आपको कितनी देनी होगी पेनाल्टी, और दूसरा ये बताना होगा कि उस पेनाल्टी को अगर आपने नहीं सीखा तो एक्सटेंड होगी, उस केस में आपको कितना देना होगा पेनाल्टी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहली बार गलती हुई तो 10,000 रुपीज, और अगर दोबारा गलती हुई तो 2,000 रुपए की, ये पॉइंट याद रखना है सभी को, तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 नंबर। अगला, सेक्शन 13 ऑफ द फेमा, सेक्शन 13 ऑफ द फेमा, एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन, अगर कोई पर्सन उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन ऑफ लाइबल टू पे पेनाल्टी up to twice the amount involved in such contravention where amount is quantifiable, मतलब जहां हम लोग जोड़ सके, निकाल सके अमाउंट कितना है, और अप टू, ठीक है, उसकी लिमिट कितनी है, वेयर द कॉन्ट्रावेशन इज नॉट क्वांटिफेबल, मतलब जहां हम काउंट नहीं कर पाए कि अमाउंट को, ठीक है, तो वेयर द कॉन्ट्रावेशन इज ए कंटिन्यू और फर्दर पेनाल्टी, तो फिर पेनाल्टी लगेगी आपको फॉर एवरी डे, तो डे के हिसाब से आपको देनी होगी पेनाल्टी आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच कॉन्ट्रावेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए, एवरीवन इसका आंसर क्या होगा। तो यहां याद रखना है सभी लोगों को कि हमारा यहां आंसर क्या होगा, द आंसर इज पहले 2 लाख रुपए, पहले 2 लाख रुपए, और उसके बाद हर दिन का 5,000। याद रखना दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंसेस हैं, एक रूल के ऊपर है और एक, अगर मान लो आपकी पेनाल्टी आप नहीं कर रहे हैं, बार बार क्वांटिफाइबल नहीं हो रहा, उस केस में होगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है एज पर द शेड्यूल, अगर मैं कहूं तो शेड्यूल 1 जो है वो कहता है नॉन परमिसिबल रेमिटेंस, नॉन परमिसिबल रेमिटेंस, प्रोहिबिटेड रेमिटेंस कहते हैं, जिसको मतलब जिसको आप नहीं कर सकते हैं। द फॉलोइंग रेमिटेंस आर नॉट परमिटेड, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा आइटम परमिसिबल नहीं है। ठीक है, पहला रेमिटेंस फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल टू ओवरसीज एक्सचेंज काउंटर पार्टी। दूसरा कहता है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर अब्रॉड, देश के बाहर।
पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, ठीक है। फोर्थ कहता है रेमिटेंस टूवर्ड्स बैन प्रिस्क्राइब मैगजीन के द्वारा, ठीक है। और पांचवा कहता है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मैं फिर से कहूंगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू बाय इंडियन कंपनी अब्रॉड। यानी आपको बताना है कि एज पर द शेड्यूल 1 इसमें से कौन सा ऐसा रेमिटेंस है जो कि परमिटेड नहीं है। तो आई होप इसका जो आंसर होगा, अगर मैं कहूं तो आंसर आप कह सकते हैं ये सारे ही जो हैं, ये सारे ही जो हैं ये परमिटेड हैं, है ना। ओके ओके ओके। अगला कहता है शेड्यूल 2 रेमिटेंस परमिसिबल, ठीक है। परमिसिबल जो परमिसिबल है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। तो अगर मैं कहूं रेमिटेंस टूवर्ड्स कल्चरल टूर, ठीक है, अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अगर मिला है, कल्चरल से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अगर अलाउड किया है तो। दूसरा कोई एडवर्टाइजमेंट है इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू अंडरटेकिंग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रेमिटेंस कोई दिया है टूवर्ड फ्राइट ऑफ व्हीसल का चार्ज बाय पीएसयू कंपनी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने अलाउ किया है। तो याद रखना आपको ये सारे अलाउड हैं, यानी आंसर हमारा क्या होगा 4 नंबर, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला कहता है ध्यान से इसमें से कौन रॉन्ग है आपको ये निकालना है, ठीक है। ध्यान से शेड्यूल 3 रेमिटेंस फॉर रेजिडेंस इंडिविजुअल परमिसिबल अंडर द डेलीगेट पावर ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, आपको रॉन्ग निकालना है। पहला, अगर प्राइवेट विजिट करते हैं टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, अगर किसी को गिफ्ट देते हैं या डोनेशन, ठीक है, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट या एमिग्रेशन या मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड या ट्रेवल फॉर बिजनेस बाय रेजिडेंस इंडिविजुअल, अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और व्हाटएवर। तो आपको बताना है जल्दी से कि इसमें से कौन रॉन्ग है, इसमें से कौन रॉन्ग है, इसमें से कौन रॉन्ग है। तो याद रखना ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं, यानी कि ये सारे सही हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। यानी एज पर द रेमिटेंस फैसिलिटी अगर मैं बोलूं ये सारा एज पर द रूल है। नेक्स्ट वन, अगर आप सिटीजन हैं किसी भी फॉरेन स्टेट अदर देन कौन सी कंट्री, किस कंट्री को छोड़कर अगर रेजिडेंस इन इंडिया आप आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ जॉब के लिए, ऑन एम्प्लॉयमेंट या डिपुटेशन पर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और फॉर स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट दैट ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 years is a residence but not permanently residence, such individuals are eligible to make remittance under LRS subject to deduction of taxes, बिल्कुल contribution to PPF and other deduction। आपको उस कंट्री का नाम बताना जहां पर ये नियम लागू, उस कंट्री को छोड़कर कौन सी वो कंट्री है। तो याद रखना आपको कि यह पाकिस्तान को छोड़कर लागू होती है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आपको अलाउ नहीं किया गया। याद रखना जब कभी पूछे करेंसी को लेकर तो आप सभी को याद रखना है कि नेपाल और भूटान में, नेपाल और भूटान में अगर मैं बोलूं तो नेपाल और भूटान में आपको फॉरेक्स का काम नहीं पड़ेगा, वहां हमारी करेंसी लीगलाइज्ड है, द केस 1। बट अगर हम बात करें कंट्री को लेकर तो वहां पर ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, RBI does not prescribe the document which should be verified by the authorized dealer while permitting remittance for various transactions, especially current account transaction।
द फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट विच जनरली नीड टू बी ऑब्टेन while handling request for from residents or remittance towards LRS. ठीक है, आप पहला क्या है, फॉर्म A2 वाइस फेमा डिक्लेरेशन, जिसको आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं. दूसरा, सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल फॉर अमाउंट अप टू ₹25,000 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑथराइज्ड डीलर बैंक. तीसरा, डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, पैन कार्ड रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट या कॉपी ऑफ कंफर्म टिकट एंड वीजा. ये सारा आपको अलाउड है ना, ये सारे जो हैं आपको अलाउड है, ऑब्टेन लेना पड़ता है. ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल होगा. ठीक है, तो आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे. करीब ये हम लोग का आज तीसरा सेशन है इस यूनिट पर, तो जिन्होंने पिछले 2 सेशन नहीं देखे पर जाके देखेगा. ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. चलिए जल्दी से एक बार चैट को मिनिमाइज करके, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सेशन को शेयर भी कर दिया होगा. चैट को मिनिमाइज करना है और सेशन को सभी लोगों तक सेशन को शेयर भी कर देना है जल्दी से एवरीवन. और मुझे बताइए कि आंसर क्या हुआ आज का, जल्दी से. देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कहता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड ऑथराइज्ड डीलर may release foreign exchange up to an amount of what or its equivalent per financial year without insisting on an estimate from hospital and doctor. यानी बेसिकली आपको ये बताना है कि एज फॉर कंसर्न कि अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ट्रीटमेंट है, हमें देश के बाहर में कराना है, तो एज फॉर कंसर्न एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा रेमिटेंट कर सकते हैं. बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा. तो देखिए अगर मैं कहूं यहां पर आंसर आपका क्या होगा, $2,50,000 इज द राइट आंसर. एक नियम है, मान लीजिए कि आपको पैसा ज्यादा लगेगा तो उस केस में आपको इंडिया में आके आपको अप्रूवल लेना पड़ता है RBI और जो भी फेमा की गाइडलाइन है उनके तहत. उसके बाद आप इससे ज्यादा भी पैसा ले जा सकते हैं, बट नॉर्मली केस में इतना ही अलाउड है मैक्सिमम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ध्यान से. इन टर्म ऑफ फेमा, अगर कोई स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए, आर कंसीडर एज NRI, तो उन्हें हम NRI कंसीडर करते हैं. एंड द एग्जिस्टिंग रेजिडेंस अकाउंट नीड टू बी, उस अकाउंट को हमें NRO में कन्वर्ट करना होगा. इन विच केस they can make use of remittance facility available to NRI. So they मतलब अगर हम कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है फॉरेन कंट्री में, तो उस अकाउंट को हमें नॉर्मल अकाउंट से हमें कन्वर्ट कराना होगा इस अकाउंट में. तो they can remit up to what amount from their NRO account per financial year में, यानी वह इस अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे बताइए जल्दी से. पहला $1 million, दूसरा $2 million, तीसरा $3 million एंड फोर्थ $4 million. बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा एवरीवन. इन टर्म्स ऑफ फेमा, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज आर कंसीडर एज NRI एंड द एग्जिस्टिंग रेजिडेंस अकाउंट नीड टू बी डिजिग्नेटेड एज NRO, in which case they can make use of remittance facilities available to NRI. Now they can remit, तो याद रखना उस केस में जो आपका आंसर होगा $1 million तक वह रिमिट कर सकता है. $1 million. सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर लाइक करिए और आंसर जरूर दीजिए. आंसर आप देंगे ना तभी पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहां तक है. और अगर आपको मेरे साथ टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक के लिए जुड़ना होगा आपको डेली मेरे साथ 8 PM पर एवरीवन. चलिए अगर मान लीजिए हम बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन और आधार, जैसे पता होगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की अगर मैं बात करता हूं TCR,
तो कटता है। अगर मान लो मेरे पास पैन कार्ड नहीं है या आधार नहीं है, उस केस में हमारा जो टीसीएस होगा वह कितना परसेंट कटेगा? 10%, 5%, 20% या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन या आधार, तो आंसर क्या होगा? कुणाल वेलकम, सभी लोगों को वेलकम, एंड प्लीज सेशन को जरूर शेयर करें और सेशन को जरूर लाइक करें, बिकॉज वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। हम लोग का बस एक ही पर्पस है कि अप्रैल और मई, हमारे पास पूरा 2 महीने हैं। हम लोग लगातार आपको करा रहे हैं क्वेश्चन, अब करा रहे हैं यूनिट वाइज लगातार। यानी आपने अगर सारे सेशन देख लिए तो आपके हर मॉडल में एवरी यूनिट जो होगा वो यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक बात याद रखना, नॉर्मली केस में जो कटता है वो 5% कटता है। कितना कटेगा? 5%। बट अगर ये नहीं है उस केस में कटेगा 10%। तो आंसर हमारा यहां क्या होगा? 10%। एक बात नियम याद रखना, एक रूल आया था, क्या है रूल जरा देखिएगा ध्यान से। रूल कहता है द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज ए न्यू इंसर्टन इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी टीडीएस। ठीक है, at 5% on foreign remittance LRS with effect from 1 अक्टूबर 2020 से जो लागू हो गया। द थ्रेशोल्ड टीसीएस जो है वो लिमिट है कितनी? 7 लाख रुपए फॉर पूरे साल के लिए, एंड टीसीएस इज अप्लीकेबल ओनली ऑन द रेमिटेंस दैट एक्सीड द एनुअल कैप ऑफ ₹7, यानी कि अगर आपका इससे ज्यादा होगा तब आपको ये परसेंट देना होगा। 7 लाख से ज्यादा होगा तो आपको देना होगा। चलिए अगला, जब भी हम बात करते हैं फॉर्म 1 के बारे में तो किससे बात होती है? किसके बारे में बात होती है? ए वन टाइम फेमा डिक्लेरेशन, ट्रांजैक्शन वाइज फेमा डिक्लेरेशन, कंट्रोल फॉर्म फॉर इंपोर्ट रेमिटेंस इंपोर्ट के फॉर्म में, या कंट्रोल फॉर्म फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस अदर देन इंपोर्ट। बताइए, मल्टीपल फॉर्म होते हैं, तो जो फॉर्म 1 है बेसिकली वो किसके बारे में रेफर करता है? जो फॉर्म 1 है बेसिकली वो किसके बारे में रेफर करता है? मुझे बताइए जल्दी से। ये फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म है, या जब हम कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो जितना हमारा ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से हम डील करते हैं, और या तो इंपोर्ट के सेंस में, और या तो इंपोर्ट के सेंस में कि कितना हम आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं। तो आंसर क्या होगा? तो फॉर्म 1 याद रखिएगा हमेशा, कंट्रोल फॉर्म फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस अदर देन इंपोर्ट, इंपोर्ट के अलावा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसेबल पर्पस फॉर ग्रांट ऑफ लोन बाय रेजिडेंस टू एनआरआई, यानी कौन सा परमिसेबल नहीं है? पहला, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटी। दूसरा, रियल एस्टेट बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय एनआरआई इन इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसेबल पर्पस फॉर ग्रांट ऑफ लोन बाय रेजिडेंस टू एनआरआई? आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? तो यहां आंसर जो हमारा होगा वो याद रखिएगा, जो हमारा पहला है, पहला इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, जब भी हम बात करते हैं द रेजिडेंस इंडिविजुअल हैविंग इन्वेस्टेड इन ओवरसीज सब्सिडरी शुड बी अलॉटेड शेयर विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट? 60 दिनों के अंदर, 180 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, या नो सच रिस्ट्रिक्शंस? क्या है आंसर? द रेजिडेंस इंडिविजुअल हैविंग इन्वेस्टेड इन ओवरसीज सब्सिडरी शुड बी अलॉटेड शेयर विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने दिनों के अंदर शेयर अलॉट हो जाना चाहिए? बताइए, 60 दिनों के अंदर, 180 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, या अगर मैं कहता हूं नो सच रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी अलाउड नहीं है, तो द रेजिडेंस इंडिविजुअल हैविंग इन्वेस्टेड इन द ओवरसीज सब्सिडी शुड बी अलॉटेड शेयर। तो याद रखना है आपको, विद इन 60 दिनों के अंदर में शेयर अलॉट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द परमिसेबल सीलिंग?
what is the permissible ceiling for a residence individual making investment made under LRS out of balance in the RFC account? $250 in one financial year, $1,00,000 in one financial year, या $5 million, या no such limit for debit to EFC account और RFC account? मुझे जरा जल्दी से इन दोनों का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, जल्दी से इन दोनों का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। चलिए देखिए, कहते हैं द आंसर हमारा क्या होगा, $5 million। नंबर 1 एक कॉन्सेप्ट है, जरा समझिए। एक ऐसा अकाउंट जो कि जिसको कोई भी NRI अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी मैं भारतीय हूं बट मैं जॉब के लिए बाहर गया, हु हैज रिटर्न होम, यानी कि मैंने 2 साल काम किया यूएसए में और यूएसए के बाद मैं अब इंडिया आ रहा हूं, तो हु रिटर्न होम फॉर परमानेंट, अब हम यहीं पर काम करेंगे इंडिया में, हम फॉरेन नहीं जाएंगे। तो आफ्टर स्टेइंग अब्रॉड फॉर सर्टेन टाइम, ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो आप इंडिया में इस अकाउंट को ओपन कराते हैं। आरएफसी अकाउंट कैन बी मेंटेन, जिसको आप याद रखना, डॉलर में, रुपीज, यूरो में, पाउंड में, जापानीज येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में, इन द फॉर्म ऑफ आप सेविंग और टर्म इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अमेरिका में काम कर रहा था, मैं अमेरिका में काम करने के बाद मैं इंडिया आया, अब मुझे उस फॉरेन करेंसी को इस अकाउंट में जमा करवाना है, उसके लिए हमारे पास अकाउंट है। द अकाउंट इज कॉल्ड, जिसका नाम हमारा है आरएफसी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिडेंस फॉरेन करेंसी, यानी इस अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जमा कर सकते हैं, है ना। चलिए, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसने फेरा को रिप्लेस किया। सो देयर बाय रिनेमिंग द व्हाट अंडर फेरा टू दैट ऑफ सिविल एंगल अंडर फेमा, यानी कि किसको फेमा से बेसिकली किसको चेंज किया गया, फेरा से फेमा में हो गया सिविल एंगल, तो फेरा में उसको क्या कहा जाता था, यानी जिसको चेंज किया गया आपको बताना है कि फेमा में क्या था, क्या उसको हम लोग क्रिमिनल एंगल कहते हैं, क्या वो टेररिस्ट एंगल होगा, या बोथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अगर आपसे कुछ गलती होती है, तो आपसे अगर गलती होती तो याद रखिएगा कि आपको एज पर द फेरा, वो था क्या, क्रिमिनल एंगल, क्रिमिनल ऑफेंस भी कहा जाता है, बट वही अगर आपका फेरा में, तो फेमा में क्या आ गया, यानी आपका सिविल हो गया। यानी आपको अगर आपसे गलती होती है, अगर आपसे गलती होती है तो ये नहीं कि सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, आपको पेनाल्टी लगेगी। अगर आपने पेनाल्टी नहीं फिल किया, नहीं भरा, इन दैट केस में यू विल गो फॉर द जेल। तो याद रखना, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला, जितने भी हमारे रेमिटेंस हैं लिस्टेड आउट इन व्हाट रेमिटेंस, वेदर कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो और दोनों का कॉम्बिनेशन हो, बोथ आर टर्म एज परमिसिबल ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस, यानी किसको परमिसिबल किया गया है दोनों को, वो कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 1 में है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि एज फॉर द फेमा 1999 अगर मैं बात करता हूं परमिसिबल के लिए, तो कौन से शेड्यूल में कहा गया है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा, वो आंसर हमारा होगा शेड्यूल 3 में कहा गया है। नाउ, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो फॉर्म किया गया 89 में, जिसका काम था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अमेंडेड इन 2001 टू इंक्लूड कॉम्बैक्टिंग टेररिस्ट फिनेंसिंग, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या एग्जिम बैंक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आंसर गलत हो सही हो डजंट मैटर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड FATF। याद रखना इसका काम क्या है बेसिकली, ग्लोबल में अगर कहीं भी टेररिस्ट फंडिंग होगी या कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उसको ये बैन करता है, उस कंट्री को डालता है ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। अब उस कंट्री को दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी फाइनेंशियल। जैसे आज के समय में जो नॉर्थ कोरिया है, आपने नहीं सुना होगा कि इसको कोई भी कंट्री फिनांस करती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ADB फिनांस करती हो। सो बिकॉज वो उसका काम ही है FATF का, उसने इसको कर दिया है ब्लैक लिस्टेड। अगला, एन एक्ट इन द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि काला पैसा को, ब्लैक मनी को, अगर मैं कहूं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना जो गैर कानूनी है, तो इसको रोकने के लिए याद रखिएगा 2005 में एक एक्ट है, तब से एक्टिव है, बना ये 2002 में था। यानी कि हमारे देश में 2002 में एक एक्ट आया, इसका नाम था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसी को 2005 एक्टिव कर दिया गया। इसी का एक और नाम है विच इज नोन एज द AMLA। तो यहां आंसर क्या होगा? PMLA, ठीक है।